आपको अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था वो था एंशिएंट हिस्ट्री और ये जो है रफली जो है 700 AD तक माना जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये ओवरलैप करते रहता है दूसरे पीरियड से, लेकिन हम लोग रफली मानते हैं कि 700 AD तक जो है एंशिएंट हिस्ट्री है। इस क्लास में मतलब क्लास 7 में हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में और ये जो है रफली 700 AD से लेके 1750 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। और फाइनली हम क्लास 8 में जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री, ये लगभग हम 700 AD से लेके 1750 AD के बीच में हम पूरा अच्छे से समझेंगे। अगर आपको AD या CE नहीं समझ में आ रहा है, जिसे हम लोगों ने क्लास 6 चैप्टर 1 में समझा था, तो मैं आपको बता दूं AD और CE जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के ईयर्स के लिए यूज होता है। जैसे देख लीजिए अभी चल रहा है 2020, तो हम इसे बोलेंगे 2020 AD, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2020 साल हो गए हैं। तो हमने AD और CE का मतलब इसे हम इंटरचेंजली यूज करते रहते हैं हर जगह, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफर और कार्टोग्राफर के बीच का एक तरह से डिफरेंस या क्या सिमिलरिटी है इसको हम लोग समझेंगे। तो ये जो ज्योग्राफर होते हैं ये वो होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं ज्योग्राफी में, मतलब ये स्टडी करते हैं अर्थ के नेचुरल इन्वायरमेंट को और ह्यूमन सोसाइटी को। और अगर हम कार्टोग्राफर की बात करें तो ये वो होते हैं जो मैप और चार्ट को बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें एक अरब ज्योग्राफर के बारे में जानना है जिसका नाम था अल इदरिसी। इसका एक मैप है जिसे जो है इसने बनाया है उल्टा, मतलब अगर हम लोग अभी के मैप को देखें तो उसके कंपेरेटिवली ये उल्टा लगता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है नॉर्थ में जो है श्रीलंका को दिखाया है और वो काफ़ी बड़ा दिखाया है और इंडिया को साउथ में दिखाया है। और उस मैप को देख के साफ पता चलता है कि उसने पूरे जो है फिजिकल ज्योग्राफी को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अभी का जो मैप हम देखते हैं वो काफ़ी क्लियर हमें दिखता है सब कुछ, और यही कारण है कि नए टर्म अब यूज हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं अब कार्टोग्राफर, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं एक तरह से मैप या चार्ट बनाने में। अब हम पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि समय के साथ जो है मैप जो है उसमें चेंजेज आ रही है। इसका मतलब जो है इंफॉर्मेशन जो उससे निकलती होंगी वो भी समय के साथ चेंज होती होंगी। तो अब हम बात करेंगे कि अगर इंफॉर्मेशन चेंज होती थी तो लैंग्वेज जो होता था उस समय का वो कैसे चेंज होता था समय के साथ, और उसकी मीनिंग जो है कैसे चेंज होती थी। हम जानते ही हैं कि हमें जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं उसमें बहुत सारे वैरायटी के लैंग्वेज हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि मिडाइवल जो पर्शियन था वो डिफरेंट था मॉडर्न पर्शियन से, और ऐसा नहीं था कि डिफरेंस हमें सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी में ही मिलती थी, हमें उसके मीनिंग जो होते थे ना वर्ड्स के वो भी समय के साथ चेंज होते रहते थे। जैसे कि एग्जांपल ले ले वर्ड हिंदुस्तान को। आज हम हिंदुस्तान का मतलब समझते हैं इंडिया, मॉडर्न नेशन स्टेट। लेकिन जब 13th सेंचुरी में मिनहज ए सिराज ने, जो कि एक मतलब पर्शियन था और पर्शियन में लिखता था, उसने जब ये टर्म मतलब कि यूज किया था, अगर हम बात करें तो उसका मतलब था वो एरिया जो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के आसपास का जो लैंड है उसके लिए वो यूज करता था। तो हम देख सकते हैं कि समय के साथ मतलब जो है उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो रही है। तो ये जो टर्म है वो यूज करता था पॉलिटिकल सेंस में, और ये जो है समय के साथ जो है एरिया एक्सटेंड होते रहता था, जैसे जैसे सल्तनत जो है एरिया को अपने अंदर में लेते जाता था। हालांकि हमें ध्यान रखना है कि ये टर्म का मतलब कभी भी वो साउथ इंडिया को नहीं कंसीडर करता था। इसी के कंट्रास्ट में अगर हम बात करें तो बाबर जो है मतलब 16th सेंचुरी में वो हिंदुस्तान टर्म का यूज करता था। उसका मतलब होता था ज्योग्राफी, फौना और कल्चर जो होता था इनहेबिटेंट का इस सब कॉन्टिनेंट में, उसके लिए यूज करता था। हम बात के चैप्टर में देखेंगे कि इसी तरह से 14th सेंचुरी में अमीर खुसरू भी वर्ड जो है हिंद का यूज करता था। तो अगर हम बात करें कि जो आइडिया था ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी का, जैसे कि इंडिया, ये एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो टर्म हम हिंदुस्तान को मतलब कि यूज करके हम कैरी करते हैं पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के लिए, वो उस समय यूज नहीं होता था उस तरह से।
आज जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है जब वो किसी भी चीज़ का मीनिंग निकालते हैं, क्योंकि पास्ट में उसका मतलब कुछ और भी हो सकता था। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, टर्म जो है फॉरेनर, इसका मतलब हम लोग मानते हैं कि जो इंडियन नहीं है, लेकिन मिडाइवल पीरियड में ऐसा नहीं था। फॉरेनर उससे बोलते थे जो कि एक तरह से स्ट्रेंजर हो, जिसे हम नहीं जानते हो, भले ही वो हमारे गांव के बाहर आता हो या हमारे शहर के बाहर आता हो, लेकिन वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, फॉरेनर। तो हम देख सकते हैं कि समय के साथ जो है वर्ड्स की मीनिंग चेंज होती रहती थी। तो एक जो सिटी ड्वेलर होता था वो हो सकता है कि फॉरेस्ट ड्वेलर को जो है फॉरेनर माने, लेकिन दो पीजेंट्स जो होते थे सेम विलेज के, वो अपने एक दूसरे को कभी फॉरेनर नहीं मानते थे, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी बैकग्राउंड हो कास्ट का, लेकिन वो एक दूसरे को फॉरेनर नहीं मानेंगे अगर वो सेम विलेज में रह रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में। तो ये जो हिस्टोरियंस होते हैं ये डिफरेंट सोर्सेज को मतलब कलेक्ट करते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं पास्ट के बारे में, और ये डिपेंड करता है कि वो किस पीरियड का स्टडी कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन कैसा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में, उसके सोर्सेज डिफरेंट थे, और आज हम जो पढ़ रहे हैं उसके सोर्सेज डिफरेंट है। हम इस क्लास में भी देखेंगे कि कुछ कंटिन्यूटी जो है सोर्सेज में वो हमें देखने को मिलेंगी हिस्टोरियंस के द्वारा। हम देखेंगे कि हिस्टोरियंस जो हैं अभी भी रिलाई कर रहे हैं क्वाइंस पर, इंस्क्रिप्शंस पर, आर्किटेक्चर पर, और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड उन्हें मिले हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके और बता सके। हालांकि कुछ हमें चेंजेस भी मिले हैं, जैसे अभी जो है नंबर और अगर हम वैरायटी की बात करें टेक्सचुअल रिकॉर्ड के, तो वो ड्रामेटिकली बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी इस पीरियड में, जो कि हम मिडाइवल पीरियड के बारे में जो बात करने वाले हैं इस क्लास में। और हम देख रहे हैं कि ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन है इसने डिस्प्लेस कर दिया है पहले के जो अवेलेबल थे इंफॉर्मेशन। हालांकि इस पीरियड में हम एक अच्छी बात देख रहे हैं कि जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया है और काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, और यही कारण है कि लोग जो है उसको यूज करके हॉली टेक्स्ट लिख रहे हैं, क्रॉनिकल लिख रहे हैं रूलर के कि कब से कब क्या है, फिर लेटर और टीचिंग जो दे रहे हैं सेंट्स वो भी यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर से पिटिशनर, फिर से जो जुडिशियल रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जो है अकाउंट्स और टैक्सेस के लिए जो रजिस्ट्री मतलब की जाती है या रजिस्टर किया जाता है, वो सारा कुछ हम देख रहे हैं कि अब जो है पेपर्स पर होने लगे हैं। और अगर हम बात करें मैन्यूस्क्रिप्ट की, तो ये कलेक्ट किनके द्वारा किया जा रहा है, जो कि वेल्दी पीपल हैं, रूलर्स हैं, मोनास्ट्रीज के द्वारा या टेम्पल्स के द्वारा। और वे लोग जो है इनको जो है लाइब्रेरी या आर्किव्स में रखते हैं। अगर हम बात करें कि आर्किव किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर डॉक्यूमेंट और मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अभी जितने भी हमारे नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके पास आर्किव्स होती है, जहाँ पर वो सारे ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन को स्टोर करके रखते हैं। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हमें पाए गए हैं एक तरह से या डॉक्यूमेंट्स, ये हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताती है हिस्ट्रीज के बारे में, मतलब पहले के बारे में हमें। और ये हालांकि यूज करना हम समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता होगा उस समय। हम जानते ही हैं कि उस समय जो है कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था जो कि मतलब सिंपल जो है किसी भी चीज़ को आप छपवा सके, इसलिए जो स्क्राइब्स होते थे वो कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को हैंड से। आपने कभी किसी चीज़ को कॉपी करके लिखा होगा, जैसे कोई दोस्त का होमवर्क में या फिर किसी भी चीज़ का अगर आपने किया होगा, तो आपने देखा होगा कि ये उतना भी आसान काम नहीं होता है। मैं आसान काम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि फ्रेंड्स की जो हैंड राइटिंग होती है वो समझ में नहीं आती है, और कितनी बार क्या होता है कि हम गेस करके और लिख देते हैं, और इसके कारण हो सकता है कि हम 100% जो है एग्जैक्ट कॉपी ना कर पाए और कुछ चेंजेस हम ले आते हैं। इसी तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जो मैन्यूस्क्रिप्ट से कॉपी करते होंगे तो एग्जैक्टली कॉपी नहीं करते होंगे, कुछ चीज़ें जो होती होंगी वो स्मॉल चेंजेस उसमें ले आते होंगे, कुछ सेंटेंस यहाँ उधर इधर उधर कर देते होंगे, और यही जो स्मॉल डिफरेंसेस जो है एक से दूसरे में धीरे धीरे बढ़ती गई होंगी। और अगर हम कंपेयर करें एकदम पहले वाले से और लेटेस्ट से, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी, और ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत पहले की अगर हम बात करें जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट है, जरूरी नहीं कि हमें मिला हो, तो हमें जो है एक तरह से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जो अभी लिखी गई है वो काफ़ी अच्छी लिखी गई होंगी।
और यही कारण है कि हिस्टोरियंस जो होते हैं वो डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट के जो वर्जन होते हैं उन सभी को मतलब कि समझने की कोशिश करते हैं, ताकि वो गेस लगा सके कि कितना मतलब कि ओरिजिनली इस चीज़ को लिखा गया है और कितने सही तरीके से लिखा गया है, ताकि हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता चल सके। पहले के ऑथर के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि वो अपने क्रॉनिकल्स मतलब जो भी इवेंट्स को वो एक तरह से मतलब कि एक तरह से कॉपी मतलब लिखते थे, उस चीज़ को वो अलग अलग टाइम पे एक तरह से रिवाइज भी करते रहते थे। जैसे 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकल था जिसका नाम था जियाउद्दीन बरानी। उसने अपना पहला क्रॉनिकल जो लिखा था वो 1356 में लिखा था, और फिर जो है दूसरा जो है 2 साल के बाद फिर से लिख दिया रिवाइज करके। और ये जो है ये डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। और प्रॉब्लम क्या हुई कि हिस्टोरियंस को जो है पहला वाला मतलब मिला ही नहीं, और मिला कब, लगभग 1960s में। तब जाके हमें पता चला कि वो दो मतलब कि दो बार उसने लिखा था। ये बहुत सारे लाइब्रेरी के जो कलेक्शन थे उसी में ये खोया हुआ था। तो ये तो थी हिस्टोरियंस की बात। अब हम बात करेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। तो ये जो हम लोगों ने मतलब एक तरह से हम बात करें हिस्टोरियंस ने 1000 साल को जो स्टडी किया है वो बहुत ही ह्यूज चैलेंज था उनके लिए, क्योंकि इस 1000 साल में बहुत सारे अलग अलग स्केल पे बहुत सारे वैरायटीज़ के डेवलपमेंट हुए हैं। अलग अलग मोमेंट पर हमें अलग अलग जो है टेक्नोलॉजीज देखने को मिली है। जैसे कि आप देखिए पर्सियन व्हील इरिगेशन में हम देख रहे हैं, स्पिनिंग व्हील देख रहे हैं इस समय में वीविंग के लिए, फिर फायर आर्म हम देख रहे हैं कॉम्बैट के लिए। इस पीरियड में हम बहुत सारे नए फूड्स और बेवरेजेस देख रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट में आ गया, जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, ये तो आए ही, साथ में इसके साथ बहुत सारे लोग आए जो इनको लेके आए। और यही कारण है इस पीरियड को हम लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेज में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस पीरियड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा हमें मोबिलिटी भी देखने को मिलेगा। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे ताकि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सके। सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारा वेल्थ था, पॉसिबिलिटी था लोगों के लिए, ताकि वो अपनी किस्मत आजमा सके। इसी पीरियड में एक ग्रुप ऑफ पीपुल जो इम्पोर्टेंस मतलब कि गेन किया वो था राजपूत, और ये डिराइव किया गया है नेम राजपुत्र से, जो कि बोला जाता है कि सन ऑफ रूलर। ये जो टर्म था 8th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के बीच में उन लोगों के लिए यूज होता था जो कि एक तरह के वॉरियर होते थे और अपने आप को क्षत्रिय बोलते थे कास्ट स्टेटस के अनुसार। और ये जो टर्म था ये सिर्फ रूलर या चिफ्टन मतलब कि मुखिया के लिए यूज नहीं होता था, ये उन सोल्जर्स के लिए भी यूज होता था, कमांडर के लिए भी यूज होता था जो आर्मी में सर्व करते थे। तो हम देख सकते हैं कि ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था। उस समय के जो कवि होते थे उनके अनुसार ये जो राजपूत जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा वफादार, बहादुर और बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि ईमानदार होते थे। अदर ग्रुप की बात करें जो कि इस पीरियड में इम्पोर्टेंस गेन किए वो थे मराठास, सिख, जट्स, अहोम्स और कायस्थ। ये लोग भी काफ़ी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट थे। इस पीरियड में हम और क्या बात देखते हैं कि इस समय जो है फॉरेस्ट को काफ़ी क्लियर किया जा रहा था ताकि वो एग्रीकल्चर को काफ़ी एक्सटेंड कर सके, और ये काफ़ी हमें तेज़ी से देखने को मिलता है। और इसके कारण क्या है कि हैबिटेट जो है बहुत सारा का चेंज हो गया। जो फॉरेस्ट डिवेलर थे उन्हें फोर्स कर दिया गया कि वो माइग्रेट करें दूसरे जगह के लिए। उनमें से कुछ क्या है वो खेती करने लगे और पीजेंट्स बन गए, और ये जो नए पीजेंट्स बने ये जो है इन्फ्लुएंस होने लगे वहाँ के मार्केट को देख के, आसपास के, फिर चिफ्टेंस मुखिया को देख के, प्रीस्ट को देख के, मोनास्ट्रीज और जो टेम्पल्स थे इनको देख के उसके तरफ आकर्षित होने लगे, और वो जो है धीरे धीरे इस लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के पार्ट बन गए। और पार्ट बनने के साथ ही उन्हें जो है टैक्स को पे करना पड़ा। फिर बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज जो है वहाँ के जो लॉर्ड्स होते थे उन्हें देना पड़ता था अपना सर्विस। और इसके कारण क्या हुआ कि इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस धीरे धीरे बढ़ने लगी पीजेंट्स के अंदर में ही। कुछ के पास क्या होती थी कि ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड होती थी, कुछ के पास क्या होती थी कि कैटल होती थी, कुछ जो होते थे वो एग्रीकल्चरल लैंड को और अपना पूरा मतलब बात करें तो दोनों का कंबाइन करके काम करते थे ताकि लीन सीजन में जब उनका मतलब एक तरह से खेती नहीं हो रहा है तो इस पर भी वो अपना एक तरह से गुजर बसर कर सके।
जैसे जैसे सोसाइटीज़ में डिफरेंसेस बढ़ने लगी, उसी समय क्या हुआ कि जाति का हम देख रहे हैं कि एक तरह से मतलब एक नया एक तरह से जन्म हो गया, और लोग जो है वो ग्रुप हो गए बहुत सारे जाति में, सब कास्ट में, और उन्हें रैंक किया जाने लगा उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। ये जो रैंक होता था ये फिक्स नहीं होता था परमानेंट, ये वैरी करता था उनका पावर के अनुसार, इन्फ्लुएंस के अनुसार, और उनके पास क्या रिसोर्सेज है उस जाति को, जो वो मतलब कि जिस जाति को बिलोंग करते हैं वो कितना कंट्रोल कर रहा है। और ये जो स्टेटस होता था जाति का, ये एरिया टू एरिया वैरी भी करते रहता था। ये जो जाति होते थे ये अपना रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे ताकि अपना कंडक्ट जो हो सके अपने मेंबर्स के साथ वो मैनेज कर सके। ये जो रेगुलेशंस होते थे इसे इन्फोर्स किया जाता था, जो असेंबली होती थी एल्डर्स की, उनके द्वारा, और कुछ एरिया में इसे जाति पंचायत भी कहते थे। हालांकि जाति को यह ध्यान रखना पड़ता था कि अपना रूल्स एंड रेगुलेशन तो हो ठीक है, लेकिन उसके अलावा उन्हें विलेज के जो मतलब एक तरह से रूल्स होते थे उन्हें फॉलो करना पड़ता था। बहुत सारे जो विलेजेस थे उन्हें जो है गवर्न किया जाता था चीफ्टेन मतलब मुखिया के द्वारा, और वो जो होते थे वो बहुत ही छोटे यूनिट होते थे स्टेट के। अब हम बात करेंगे रीजन एंड एम्पायर के बारे में। इस समय अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो है एक तरह से अगर हम बात करें चोलाज के बारे में, तुगलक के बारे में या मुगल्स के बारे में, तो इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो है एक तरह से उस पर अपना कंट्रोल रखा हुआ था। हमें एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है जो कि प्रेज करता है दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के को। उसमें बताता है कि ये जो रूलर था उसके पास बहुत ही बड़ा अंपायर था, और ये जो है बंगाल से लेके अगर हम बात करें जो ये ईस्ट ऑफ गजनी मतलब अफगानिस्तान तक फैला हुआ था वेस्ट में, और इसमें जो है ऐसा नहीं था कि इतना ही एरिया था, इसमें साउथ इंडिया भी आता है। और इसमें ये दावा भी होता है कि डिफरेंट रीजन के जो लोग थे जैसे गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो है इसके आर्मी के सामने भाग खड़े हुए। हिस्टोरियंस जो है इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मतलब बात मानते हैं। इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो है इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते क्यों थे। हम 700 के आसपास क्या देखते हैं कि उस समय जो है बहुत सारे मतलब कि ज्योग्राफिकल डायमेंशन से वो अलग थे, सबके अलग अलग लैंग्वेज थे, अलग अलग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक थी, और ये जो होते थे ये एसोसिएटेड होते थे स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज के से। हमें इस पीरियड में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं इन स्टेट्स के बीच में। जैसे कि हम बात करें कोई भी डायनेस्टी जैसे चोलाज, खलजीज, तुगलक, मुगल, ये जो है अपना अंपायर बनाना चाहते थे जो कि पैन रीजनल हो, ताकि उनका पूरे मतलब कि एरिया में, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया में, वो अपना कब्जा जमा सके। इसी को बोलते हैं पैन रीजनल, मतलब काफ़ी फैलाव वाला एरिया में उनका कंट्रोल हो। और इसके लिए वो जो भी इस एरिया में लोग या फिर कोई डायनेस्टीज होता था उनसे वो लड़ते रहते थे ताकि उनका एरिया जो है बढ़ते जाए। और हम समझ ही सकते हैं कि जितने भी एम्पायर्स थे वो इक्वली स्टेबल या सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए अगर ये क्लेम कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ही। हम बाद के चैप्टर्स में देखेंगे कि मुगल एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, और इससे क्या हुआ कि री एमर्जेंस हो गया छोटे छोटे स्टेट्स का। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो पैन रीजनल रूल था इसने जो है पूरे कैरेक्टर जो है रीजन का उसको चेंज कर दिया। मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट में हम क्या देखते हैं कि जो भी बड़े या छोटे जो मतलब एक तरह से राज्य करते थे, मतलब कि ये राजा, उनका जो है एक तरह से लेगेसी वो छोड़ के गए हैं उस एरिया में। और ये हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे जो उसके बाद के जो राजा थे उन्होंने गवर्नेंस में या मैनेजमेंट जो है इकोनॉमी में, या फिर इलाइट जो कल्चर्स थे या लैंग्वेजेस की बात करें, इन सभी चीज़ों को एक तरह से फॉलो करने की कोशिश की। हम देखेंगे कि इन 1000 सालों में जो कैरेक्टर था डिफरेंट रीजन का, वो ऐसा नहीं था कि एकदम अलग अलग मतलब कि ग्रो किया। इन पर जो है बड़े जो कि पैन रीजनल फोर्सेस होते थे उनका इम्पैक्ट हमेशा से होता था। अब हम बात करते हैं कि नए रिलीजन अगर इस पीरियड में कौन से जन्म लिए या फिर पुराने रिलीजन का क्या हुआ, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इन 1000 सालों में क्या चेंजेज आए रिलीजन में। इस समय में लोगों के जो बिलीफ थे दैवीय शक्ति में, एक तरह से अगर हम देखें तो डीपली पर्सनल भी था, इसके अलावा जो है कलेक्टिव भी था। ये जो कलेक्टिव बिलीफ था पर्टिकुलर रिलीजन में, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड था सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो होते थे लोकल कम्युनिटीज़ में उससे। जैसे जैसे इस सोशल वर्ल्ड में चेंजेज होती थी उनके बिलीफ में भी चेंजेज आती रहती थी। इसी 1000 साल के पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं हिंदुइज्म में।
इस पीरियड में हम देख रहे हैं कि जो है न्यू डाइटीज़ का जो है वर्शिप स्टार्ट होता है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो होते हैं टेम्पल्स के वो करवाए जाते हैं रॉयल्टी के द्वारा, मतलब राजा के द्वारा। इसके अलावा जो है ब्राह्मण्स जो होते थे उनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्रीस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और ये काफ़ी डोमिनेंट ग्रुप बन रहे हैं सोसाइटी के। ये जो ब्राह्मण होते थे इनके पास जो होती थी संस्कृत टेक्स्ट की बहुत ही अच्छी नॉलेज होती थी और यही इन्हें जो है सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलवाता था। और इनका जो डोमिनेंट पोजीशन था इसको मेंटेन कौन करता था? बहुत सारे सपोर्ट करते थे। कौन? पैट्रॉन्स। पैट्रॉन्स मतलब होता है कि इन्फ्लुएंशियल जो वेल्दी इंडिविजुअल होते थे ना, वो लोग जो कि जैसे कि न्यू रूलर्स जो कि चाहते थे कि मुझे प्रेस्टीज मिले, उसके लिए वो किन्हें ढूंढते थे? जिनका रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, और वो होते थे ब्राह्मणास। तो उनको वो सपोर्ट करते थे और अल्टीमेटली जो है राजा को सपोर्ट मिलता था और उन्हें प्रेस्टीज भी मिलता था। इस पीरियड की अगर हम वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो वो था आइडिया ऑफ भक्ति का इमर्ज होना, जिसके अनुसार कोई भी डेवोटी अपने पर्सनल डाइटी तक, मतलब अपने पर्सनल भगवान तक पहुंचने के लिए उसे किसी प्रीस्ट की, मतलब पंडित की कोई ज़रूरत नहीं थी मदद की, और ना ही उसे कोई एलाबोरेट रिचुअल्स करने की ज़रूरत थी। इसी पीरियड में हम क्या देखते हैं कि एक नए रिलीजन जो होता एक तरह से हम बात करें तो वो अपीयर होता है सब कॉन्टिनेंट में। जो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि जो पहली बार जो है टीचिंग जो है मतलब पवित्र कुरान का वो इंडिया लेके आए 7th सेंचुरी में। मुस्लिम जो होते हैं वो कुरान को पवित्र बुक मानते हैं और वो जो है एक ही भगवान में मानते हैं जिसे वो अल्लाह बोलते हैं, और ये मानते हैं कि जो भी मतलब कि उनके भगवान में या अल्लाह में मतलब कि भरोसा करेगा उसे जो है प्यार मिलेगा, दया मिलेगा और बहुत सारे उपहार मिलेंगे, और चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद के बहुत सारे रूलर्स ने मतलब इस्लाम धर्म को फॉलो किया। हिंदुइज्म की तरह ही इस्लाम को भी जो है बहुत सारे तरह से फॉलोअर्स ने इंटरप्रेट किया अलग अलग तरीके से। उन्हीं ग्रुप में मतलब उन्हीं में से एक ग्रुप था सिया मुस्लिम्स का, जो कि बिलीव करते थे कि जो प्रोफेट मोहम्मद के दामाद थे वो जो है लेजिटिमेट रूलर है मुस्लिम कम्युनिटी के। लेकिन सुन्नी मुस्लिम्स जो थे वो नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जो अर्ली लीडर्स थे खलीफाज उनके अथॉरिटी को वो एक्सेप्ट करते थे और एक के बाद एक जो खलीफा आते रहते थे उनको वो एक तरह से हम बात करें तो फॉलो करते थे। तो ये तो थी रिलीजन के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में। हिस्टोरियंस जो थे वो टाइम को बस इस ऐसे नहीं देखते थे कि एक घंटा हो गया या एक दिन हो गया या एक साल में क्या हुआ या कोई एक क्लॉक या कैलेंडर के अनुसार। वो टाइम को ऐसे देखते हैं कि कैसे जो है सोशल और इकोनॉमिक मतलब चेंजेज आए, कैसे जो है आइडियाज़ और बिलीफ जो है चेंज हुई। और ये जो स्टडी है टाइम का ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कुछ हद तक ईजी हो जाता है जब हम डिवाइड कर देते हैं इसको सेगमेंट्स में, मतलब पीरियड्स में, और इसमें हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर पीरियड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। इस तरह से थोड़ा सा हमें स्टडी करना आसान हो जाता है। 19th सेंचुरी के मिडिल में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री जो है इंडिया का उसको 3 पीरियड्स में बांटा। एक को उन्होंने बोला हिंदू, दूसरे को बोला मुस्लिम और तीसरे को बोला ब्रिटिश। इस डिवीजन के अनुसार हमें साफ पता चलता है कि वो रिलीजन जो था रूलर का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और वो कोई और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो हुआ था इकोनॉमी में या सोसाइटी में उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इस मतलब डिवीजन की एक और मतलब कि हम देखें शॉर्ट कमिंग क्या थी कि ये इग्नोर करता है बहुत सारे जो रिच डाइवर्सिटी थी सब कॉन्टिनेंट में। हालांकि सभी हिस्टोरियंस ऐसे नहीं देखते हैं। मैक्सिमम जो हम देखें एक तरह से हिस्टोरियंस जो है इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को ध्यान में रख के जो है एक तरह से डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने पिछले साल देखा था हंटर गैदरर के बारे में, अर्ली फार्मर्स कैसे हुए, फिर से जो लोग जो हैं टाउन्स और विलेजेस में कैसे रहने लगे, कैसे फिर एम्पायर का मतलब एक तरह से आया, कैसे किंगडम्स बनी। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो है मिडाइवल में जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पीजेंट्स जो है सोसाइटी का कैसे स्प्रेड हुआ, मतलब कि एक तरह से फिर से रीजनल और इम्पेरियल जो स्टेट होते कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ उनका एक तरह से, और कितनी बार जो है इसके लिए वो पेस्टोरल और फॉरेस्ट पीपल को वो माइग्रेट करने पर मजबूर कर देते थे। फिर हम देखेंगे कि इस पीरियड में डेवलपमेंट हुआ हिंदुइज्म का, इस्लाम का मेजर रिलीजन के रूप में, और फिर फाइनली जो है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का आगमन हुआ।
इस 1000 ईयर में हम देखेंगे कि हिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें चेंजेज है। हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं एकदम कि 16th और 18th सेंचुरी को अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी वो हमें अलग दिखेंगी 11th सेंचुरी के कंपैरिजन में। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इन 1000 सालों को बताने में हिस्टोरियंस को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। हालांकि मिडाइवल पीरियड को कितनी बार लोग बोलते हैं कि मॉडर्न पीरियड के कंपेरेटिवली यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट या मटेरियल प्रोग्रेस काफ़ी कम थी, लेकिन हम देखेंगे कि मिडाइवल पीरियड में ऐसा नहीं था। हम मिडाइवल का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि मॉडर्न से बहुत ही ज़्यादा ये मतलब एक तरह से निचले स्तर पर था। बस ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीरियड में मतलब एक तरह से डिवाइड करने से हमें बस एक तरह से स्टडी करना आसान हो जाएगा और हम अच्छे से समझ सकेंगे। हम इन 1000 ईयर में मतलब कि हज़ारों साल में हम देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट जो है कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, इकोनॉमीज़ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई और कैसे प्रॉस्पेरिटी आई लोगों में। और प्रॉस्पेरिटी का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जितनी भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई मतलब इस रीजन के लिए। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुई और हमने देखा कि हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे और जो है पिछले क्लास से क्या नया होगा। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपको चैप्टर 2 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।